नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और उसके पहले सप्ताह का आज अंतिम दिन है। दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी काम सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में अगर देखें तो आज वर्ष 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के दूसरे बैच पर आगे की चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एप्रोप्रिएशन बिल 2026 पेश करेंगी, जिसके जरिए सरकार को भारत की संचित निधि से विभिन्न सेवाओं के लिए धन खर्च करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा रेल मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा और मतदान सूचीबद्ध है। वहीं अगर उच्च सदन की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर 10 मार्च से चल रही चर्चा आज भी जारी रहेगी। तो और दिन के दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो दोनों ही सदनों में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लिया जाएगा, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और प्रस्तावों पर चर्चा होगी, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज के एजेंडे को लेकर और साथ ही इस पूरे सत्र को लेकर कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रोडमल नागर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लोकसभा के एमपी हैं राजगढ़ से, मध्य प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोडमल जी, धन्यवाद आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पटेल उमेश भाई बाबू भाई जुड़े हुए हैं, जो कि लोकसभा के एमपी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है उमेश भाई। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रही हैं सीमा द्विवेदी जी, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक नजर विस्तार से डाल लेते हैं जो एजेंडा आज लिस्टेड है। दूसरा चरण का 5वां दिन, दोनों सदनों में जो लिस्टेड एजेंडा है उसकी अगर बात करें तो बात पहले लोकसभा की। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख आज लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल विदेशी चिकित्सा ग्रेजुएट परीक्षा के लिए जीएसटी पर पूछे गए प्रश्न पर अपना वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अगले सप्ताह के लिए सरकारी काम के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों दूसरा बैच पर आगे की चर्चा और मतदान किया जाना भी आज लोकसभा के कामों में लिस्टेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विनियोग विधेयक 2026 को फिर से स्थापित करने और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा। साथ ही 2026-27 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाना भी लोकसभा के आज के कार्यों में लिस्टेड है। और आज लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। इसके तहत आज 219 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी सूचीबद्ध आज हैं। अगर उच्च सदन राज्यसभा की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में भी प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस यानी गैर सरकारी सदस्यों के काम के लिए आज का दिन तय है। दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच का वक्त तय किया गया है। इसके तहत राज्यसभा में 32 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाने के लिए और 1 विधेयक वापस लिए जाने के लिए, 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। साथ ही राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर 10 मार्च को जो चर्चा शुरू हुई वो आज भी जारी रहेगी। और पवन कुमार शर्मा का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, हम देख रहे हैं आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो प्राइवेट मेंबर्स से जुड़ा बिजनेस आज काफी अहम रहेगा, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, साथ ही तमाम अहम पेपर्स हैं जो ले किए जाने हैं, वक्तव्य भी आज दिए जाने हैं। तो लोकसभा में एजेंडे के लिहाज से बताइए आज कितना जरूरी अहम दिन। संसद का जो भी दिन होता है प्रीति महत्वपूर्ण तो होता ही है। और आज की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लिस्टेड है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे
चर्चा चल रही है, 4 घंटे का एलोकेशन किया गया है और वो चर्चा बढ़ जाती है क्योंकि सभी दलों के जो सदस्य हैं लोकसभा के वो अपने विचार रखते हैं उसके ऊपर, तो वो चल रही है। और आज जो है उसके साथ ही सप्लीमेंट्री डिमांड्स जब ये पूरी हो जाएगी उसके ऊपर डिस्कशन और वोटिंग हो जाएगी, तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस होगा, उस पर भी क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल के विनियोग विधेयक के जरिए उस पर परमिशन ली जाती है संसद की। और उसके बाद जैसा आपने बताया कि आज जो है वो रेलवे संबंधित जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है उस पे चर्चा लिस्टेड है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रालय ही ऐसा है प्रीति कि रेल जो है लाइफलाइन कही जाती है देश की, और सभी सांसद जो हमारे साथ स्टूडियो में भी बैठे हैं वो सभी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में रेल लाइन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, उसका विस्तार हो, पटरियां भी, ट्रैक्स भी बिछ रहे हैं और उसके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बजट एलोकेशन की बात करूं प्रीति, रेल मंत्रालय के लिए इस बार तो बजट में 2,52,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, पर सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी हैं फिर क्योंकि नई ट्रैक्स बिछते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, डबलिंग ऑफ ट्रैक्स होता है, सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं आम यात्रियों के लिए, उसके लिए जो है अतिरिक्त जो है उसके लिए बजट की जरूरत होती है, तो उसकी परमिशन ली जाती है। तो ये सारा महत्वपूर्ण रेल मंत्रालय से संबंधित है। उसके बाद जो है किसान और जो एग्रीकल्चर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो भी लिस्टेड है आज, उसके नियंत्रणाधीन जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं वो भी लिस्टेड है। दोनों ही मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बात करूं प्रीति, तो लगभग इस बार जो बजट है 2025-26 का जो 1 फरवरी को पेश किया गया था उसमें 1,37,000 करोड़ रुपए एलोकेशन है कृषि मंत्रालय के लिए। और इसके अलावा क्योंकि सब्सिडीज दी जाती है फर्टिलाइजर के लिए किसानों के लिए, तो उसके लिए अतिरिक्त जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स की जाती हैं। तो इस बार अगर मैं बात करूं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए जो अनुदान मांगे हैं वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए की हैं, क्योंकि ग्लोबली जो है फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं, वोलाटाइल है, बढ़ते घटते रहते हैं प्रीति। और भारत जो है यूरिया और डीएपी का, क्योंकि बड़ा देश है और किसानों की मांग को रखते हुए जो आयात भी करना पड़ता है यूरिया और डीएपी, तो उसके लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए का जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स है वो है। उसके साथ ही न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी सरकार देती है, एनबीएस सपोर्ट देती है, तो इसके लिए भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड्स है। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए की जाती हैं प्रीति क्योंकि किसानों के लिए जो खाद का दाम है, यूरिया और डीएपी का दाम है, वो अफोर्डेबल बना रहे देश में, क्योंकि जो सरकार सब्सिडी देती है और उसके लिए इतनी चीजें देती है। सब्सिडी की बात करूं मैं सिर्फ प्रीति, तो देश में लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है सिर्फ फर्टिलाइजर पे भारत सरकार। तो उसके लिए प्रबंधन किया जाता है और उसके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड की जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है और कृषि मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों को जब फसल जब उगाई जाती है उसी वक्त खाद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के लिए प्रीति। तभी जो है देश का उत्पादन जो है, जो अनाज का उत्पादन है वो बढ़े, दालों का, दलहन का, तिलहन का, सबका बढ़ भी रहा है। और भारत की जो फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार जो काम करती है, जो योजनाएं चलाती है, जो मिड डे मील दिया जाता है, उसके लिए भी पूरा अनाज का भंडार देश के साथ हो, देश के पास हो। इसके लिए किसानों को समय पर ये फर्टिलाइजर मिले, तो सबसे ज्यादा अनुदान मांगे फर्टिलाइजर्स को लेकर रहती है प्रीति, अगर कृषि मंत्रालय की बात करूं मैं तो। ये लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है और इसके ऊपर हम चर्चा भी होते हुए देखेंगे। और जैसा आपने बताया कि आज शुक्रवार का दिन है, बहुत सारे विधेयक जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए सभी सांसद अपनी बात रखते हैं, अपने प्राइवेट मेंबर बिल रखते हैं, तो वो भी लिस्टेड है। पर ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बजट सत्र है प्रीति। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है और भी तमाम सवाल है जिनके जरिए हम एजेंडे के बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। एक हम कमेंट लेंगे अपने मेहमानों से। रोडमल नागर जी, अभी जैसा हमारे सहयोगी पवन भी बता रहे थे कि बजट से जुड़ा और सप्लीमेंट्री डिमांड से जुड़ा जो ये प्रोसेस है, ये अपने आप में वित्तीय प्रबंधन के लिए, देश के लिए काफी अहम हो जाता है, अलग अलग मंत्रालयों को लेकर भी। तो इसके लिहाज से आप पूरे बजट सत्र को और इस चरण को कितना अहम मान रहे हैं? देखिए, ये बजट सत्र ही पूरे साल भर की व्यवस्थाओं को चलाने का प्राण है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार से सारा आचार विचार करके, सारी प्लानिंग करके और
विषय को रखा जाता है, विचार किया जाता है। और जितने विभाग हैं, हर विभाग का पिछले साल का तुलनात्मक अध्ययन करके अगले साल जो नवाचार होने हैं, उन नवाचारों में और पिछले साल से जो कार्य योजना चली आ रही है उनको, प्लस जो अपना आधारभूत ढांचा है वो लगातार आगे बढ़ता रहे, सतत प्रक्रिया में जो बिंदु आते हैं वो भी लगातार आगे बढ़ते रहें, इसके लिए सारा विचार करके और बजट को रखा जाता है। फिर भी कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती है जी। इसके लिए ये अनुदान की मांगे ये रखी जाती है ताकि ये सप्लीमेंट्री और कैसे इसमें कैसे कैसे जोड़ा जाए, कहां कहां कमियां रह गई है, कहां कहां विसंगतियां दिखाई दे रही है, इसको भी पूरा करने के लिए कोई सा भी विभाग होगा, हर विभाग के लिए ये डिमांड एंड ग्राउंड के माध्यम से हम प्रत्येक सदस्य इसमें अपने विचार रखता है, विचार रख करके उसका संकलन होता है, फिर विभाग उन चीजों को रख करके और भारत की संचय निधि से वो बजट का आवंटन उसमें पुनः करते हैं। बिल्कुल। उमेश भाई जी, जैसे अभी बता रहे हैं रोडमल नागर जी भी, एक तरह से देखें तो जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उस पर चर्चा और मतदान होना, सरकार जो बजट के दौरान अतिरिक्त व्यय है उसके लिए संसद से एक तरह से अनुमति लेती है, मंजूरी लेती है, तो इस प्रक्रिया को आप संसदीय वित्तीय जवाबदेही के दृष्टिकोण से कितना अहम मानते हैं? एक्चुअल में यही परंपरा जो है वो हमारे भारत को महान भारत बनाती है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो सरकार थोप नहीं देती, सरकार उस पे सारे लोगों की विचार परामर्श उस पर लेती है, और जो जो उसमें जैसे सर ने कहा अगर कोई आपत्ति है या कोई भी विद्वान व्यक्ति हो जो अपने परिवेश से वो चीजें बनाता है तो हो सकता है कि वो त्रुटियां रह जाए, तो सदन में उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है और उस त्रुटियों को वापस सुधार करके उस प्रणाली को सबसे अधिक सचोट कारगर लोगों के जीवन में परिवर्तित आए और विकास की परिभाषा बने, उसके लिए वो किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है वो बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण होती है, इसलिए बजट में ये जो प्रणाली हमारी भारत की परंपरा है उसके लिए तो ये महान परंपरा है, तो ये बहुत जरूरी और कारगर नीति होती है। बिल्कुल। सीबा जी, इस पूरे प्रोसेस पर आपकी प्रतिक्रिया? जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, अभी रोडमल जी ने भी बताया, उमेश भाई जी ने भी बताया, कितना अहम हो जाता है, और मैंने जैसे कहा कि एक तरह से इसके थ्रू जवाबदेही भी तय होती है सरकार की। देखिए, पार्लियामेंट में जब अनुदान मांगों पर मंत्रालय अपना पक्ष रखता है तो उस पर एक बहुत व्यापक चर्चा होती है, और वो चर्चा इस दृष्टिकोण से होती है कि जो अनुदान मांगे रखी गई हैं उस पर हमको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इस अनुदान मांगों पर किस पर पैसा जाने से इसका कितना ज़्यादा फायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, जनता को कितना लाभ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है जब बजट बनता है तो कभी कभी कोई चीज़ें छूट जाती हैं अथवा उसका बजट का जो आवंटन होता है वो उतनी मात्रा में कम हो जाता है। तो जब ये लगता है कि नहीं, इस पर पैसा कम है, इस पे पैसा और आने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अनुदान मांगों को लेकर के आती है और उस पर पक्ष विपक्ष की खुली बहस होती है। उस बहस के आधार पर पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखता है, और हमारी सरकार एकदम पारदर्शी नीति अपनाती है। हर बात को पार्लियामेंट में लाना, पारदर्शी ढंग से उस पर चर्चा करना, और चर्चा करने के बाद जितनी उनकी डिमांड होती है वो भारत की संचय निधि से उस पर धन आवंटन किया जाता है। ठीक है, एक बार हम और पवन का रुख करेंगे। पवन, अगर बाकी एजेंडे को देखें, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाएगा प्रश्नकाल चलना। कल हमने देखा लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया था, लेकिन जो मुद्दा जिसे लेकर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, उस पर हमने एलपीजी के मुद्दे पर भी चर्चा होते देखा। तो ऐसे में प्रश्नकाल चलना आज कितना अहम होगा, इस पर कितनी नजर होगी? और साथ ही जो जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में प्रवर समिति के समक्ष जो दिए गए साक्ष्य है, उसके अभिलेख भी आज सभा पटल पर रखे जाने हैं, तो बाकी जो प्रोसेस है वो कितना अहम होगा?
प्रीति, अगर लोकसभा की बात करूं तो शुरुआत जो है वो प्रश्नकाल से ही होती है। 20 प्रश्न लिस्टेड रहते हैं और सभी महत्वपूर्ण रहते हैं। कल लोकसभा अध्यक्ष जब बैठे थे तो उनका भी आह्वान था कि जो भी बातें हों वो 0 आवर में हो, 12 बजे जो सभी सदस्य अपनी जो भी कोई मांग है वो रखें, क्योंकि कल एलपीजी के दामों से संबंधित विपक्ष अपना मुद्दा उठाना चाहता था। बाद में उसके ऊपर चर्चा भी, मंत्री ने वक्तव्य भी दिया और उसके ऊपर बातें भी रखी गई। पर प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका उन्होंने इंगित भी किया लोकसभा अध्यक्ष ने कि सभी सदस्य चाहते हैं, सरकार जवाबदेही बनती है सरकार की, और यही मौका है प्रश्नकाल का कि कोई भी सदस्य अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज प्रश्नकाल चलेगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्न रहते हैं और आज भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं आज की बात करूं प्रश्नकाल की लोकसभा में प्रीति, तो जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मंत्रालय है उससे संबंधित 7 प्रश्न हैं। उसके साथ ही वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े जो मंत्रालय से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं। पोर्ट्स और शिपिंग से जुड़े हुए मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय से जुड़े हुए 2 प्रश्न हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए 2 प्रश्न हैं और इसके साथ लॉ और आयुष मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि हेल्थ पे ज्यादा प्रश्न है आज, तो एक सांसद हैं नीलेश लंके, उनका सवाल है कि नेशनल कैंसर केयर पॉलिसी क्या कितने डेवलपमेंट हुई है देश में, कैंसर के प्रति उनकी चिंता है। और उनका कहना है कि देश में जितने भी जिले हैं उसमें सिर्फ 30% जिलों तक ही कैंसर इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ उनका इलाज संभव है हमारे देश में, तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या कैंसर केयर पॉलिसी हमारे देश में कब बनेगी और कैसे लागू होगी और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो उनका सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कैंसर से लाखों मौतें होती हैं हर साल। इसके साथ ही एक प्रश्न है कि नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये कैसे चल रहा है देश में। राजा राम सिंह हैं सांसद, उनका ये सवाल है, क्योंकि अलग अलग जितने भी रोग हैं प्रीति, चाहे एड्स हो, HIV एड्स हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस TB हो, इसके साथ ही कैंसर हो, लेप्रोसी हो या मलेरिया हो, इसके लिए अभियान चलता है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश में। तो इनका जो सांसद है ये पूछना चाहते हैं कि जो ये डिजीज का कंट्रोल प्रोग्राम है इसकी कितनी प्रगति हुई है, पिछले 5 सालों की प्रगति वो देश में मांग रहे हैं, क्योंकि इलाज सबके लिए मुहैया हो, सरकार भी चाहती है उसकी स्थिति देश के सामने आए, ऐसा उनका सवाल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बीमारियों से संबंधित सवाल है। इसके साथ ही स्टेटस ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सवाल पूछा है सांसद ने कि जो आभा कार्ड्स बनते हैं, जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज मिलता है, लाखों लोगों को इलाज मिलता है और उससे बहुत फायदा हुआ है आम जनता को, तो उसमें आभा कार्ड कितने बने, उनका स्टेटस क्या है, उससे संबंधित भी प्रश्न है। और इसके साथ ही बल्क ड्रग पार्क जो बन रहे हैं, जहां पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग का मामला है, ऐसे पार्कों की स्थापना, अलग अलग प्रस्ताव पारित हुआ है संसद से लेकर और अलग अलग देश में अलग अलग भागों में ये बनने हैं, इसकी प्रगति को लेकर भी सवाल है। तो सारा का सारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सभी जो है वो स्वास्थ्य से जुड़े हुई चिंता आज जो है लोकसभा में दिखेगी। उम्मीद यही कि प्रश्नकाल चले और इसके साथ ही रिपोर्ट रहती हैं प्रीति, हम जानते हैं कि रिपोर्ट्स की सबमिशन भी होती है, जैसा आपने कहा कि जो जन विश्वास जो अमेंडमेंट है उससे संबंधित जो रिपोर्ट है और उसके जो साक्ष्य हैं वो भी इसमें पेश किए जाएंगे। महत्वपूर्ण विधेयक है, तो ये भी लिस्टेड है आज की, अगर मैं लोकसभा की बात करूं प्रीति। बिल्कुल पवन, फिलहाल आप बने रहिए, राज्यसभा से जुड़े एजेंडे पर भी आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। रोडमल नागर जी, जो प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं, लोकसभा में कल अध्यक्ष ने बार बार अपील की कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा बाधा हम प्रश्नकाल में होता देखते हैं और क्वेश्चन आवर एक अक्सर सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है और इसी दौरान जो तमाम सांसद हैं वो सीधे तौर पर सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी जवाबदेही भी तय होती है। तो किस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन आवर संसद में एक तरह से मैं कहूं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने का समय होता है और उसका ना चलना कितना दुर्भाग्यपूर्ण? देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी भी बार बार बोलते हैं और हकीकत में यही सही है कि प्रश्नकाल ये आदरणीय सदस्यों का काल है, आदरणीय सांसदों का काल है, मेंबरों का काल है। और जब सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र के प्रश्नों को पूछते हैं, अलग अलग विभागों के बारे में पूछते हैं, तो उससे सदन में जितने सांसद हैं उनको भी जानकारी मिलती है और जो माननीय मंत्रीगण जवाब देते हैं उससे सारे देश को जानकारी मिलती है। सांसद तो अपडेट होते ही होते हैं, सारा देश भी अपडेट होता है। और उसी के साथ जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सरकार का भी एक कमिटमेंट बनता है, वो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन उनका कमिटमेंट
और पक्का होता है। और इसलिए ये प्रश्नकाल में व्यवधान करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बहुत ओछी और छोटी मानसिकता है। ये सदस्यों के अधिकारों के ऊपर एक प्रकार से डाका है और देश की जनता जो सरकार से जानना चाहती है उसके बीच में भी एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए प्रश्नकाल में व्यवधान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से देखिए उमेश भाई, तो संसद जितनी सत्ता पक्ष की है, जितनी विपक्ष की है, उतनी ही हर सांसद की है और उतनी ही जनता के लिए भी है। तो एक तरह से इस अधिकार का सही से उपयोग ना होना, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत को सामने लाने का मंच हो जाता है सरकार के लिए भी, और इस प्रक्रिया से एक तरह से सरकार को अपनी जो योजना है उनकी समीक्षा का, उनमें सुधार का भी बहुत बड़ा अवसर मिलता है प्रश्नों के जरिए। तो इसको आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, प्रश्नकाल का बार बार बाधित होना? एक्चुअल में इसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी और व्यथित हूँ। इस पर तो मैंने बहुत बार बाहर धरना भी दिया, मैंने उस पर विरोध भी दर्शाया। और आप लास्ट 2 सेशन देखेंगे तो उसमें जीरो और हमारे जो प्रश्नकाल है वो स्टार पे क्वेश्चन मैडम ऐसे ही नहीं लगते। मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट 2 सेशन में 150 से 200 सवाल पूछ चुका हूं, एक भी स्टार क्वेश्चन नहीं आया है। तो कहने का आप तात्पर्य देखिए कि कितनी मेहनत के बाद उसका क्वेश्चन आता है। और वो सारे क्वेश्चन जो है सर वैसे बता रहे थे वो सिर्फ सदस्यों का ही नहीं मगर हर एक देशवासी का ये प्रश्न होता है, उनका काल होता है और उनकी समस्याओं की यहाँ पर निराकरण की बात होती है और सरकार की जवाबदेही का ये काल होता है। मगर सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है इस बार विपक्ष का, और विपक्ष को चाहिए था कि सरकार की जवाबदेही तय करे, मगर दुखद रूप से विपक्ष ने ही सारे प्रश्नकाल को चलने नहीं दिया। ये मेरा बहुत बड़ा दुख का विषय रहा। और हम जैसे प्रदेश से जो लोग आते हैं, ना जहां ना लेजिस्लेशन है, ना कोई राज्यसभा में कोई हमारा प्रतिनिधित्व है, वैसे में एक मात्र मंच होता है लोकसभा, और उसमें भी बहुत मुश्किल से कहा तो जीरो आता है या तो प्रश्नकाल आता है। उसमें जब ना चले तो बहुत ही दुख होता है। इसलिए मैंने इस पर अभी इस सेशन में आज मेरा बिल भी आ रहा है। मैंने ऐसा बिल लाया है कि सेशन में जो सदन में बैठते हैं उन सदस्यों की जवाबदेही फिक्स की जाए, प्रश्नकाल और जीरो में प्रावधान ना डाला जाए। अगर कोई प्रतिनिधि सदस्य उसमें व्यवधान डालता है या करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और उस दिन के लिए उसको सस्पेंड किया जाए। सदन ना चले तो सदस्यों की सैलरी रोक दी जाए और जो सदन चलने का जो खर्चा है वो सदन के सदस्यों से ही वसूला जाए, क्योंकि ये जो सदन चलने का पैसा होता है वो लोगों का पैसा होता है, वो हार्डकोर मनी है। और हम लोग यहाँ अपनी जवाबदेही निभाने की जगह हम अपनी आपसी कले को लेकर हम लड़ाई लड़ते रहते हैं और सदन का बहुमूल्य समय वेस्ट करते हैं। वैसे में लास्ट 2 सेशन से प्रोडक्टिविटी सेशन की जो लोकसभा की है बहुत बाधित हुई है, बहुत कम हुई है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो राज्यसभा एकदम बिल्कुल चली है। तो वैसे में देखा जाए तो विपक्ष की ओर से मुझे बहुत दुखद हुआ है और मैं बहुत उनसे नाराज हूं इस बार। और मैं यही नहीं कहता कि सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है। स्पीकर सर को भी चाहिए कि थोड़ा एफर्ट करे, कल 1 ही मिनट में उठ के ऐसा ना करे, थोड़ा एफर्ट करे और सदन को चलाने की कोशिश करे। तो विपक्ष का जो रवैया है, राज्यसभा में कैसे चला रहे आप? आपकी दोनों तरफ दोनों उसमें आपकी सत्ता है, आपकी भी वो सदस्य है, तो आपको भी दोनों तरफ से एक नीतिगत लड़ाई लड़नी चाहिए। मगर आप देख रहे हैं तो राज्यसभा में उनका स्टैंड अलग है और लोकसभा में अलग है। तो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, उस पर विचार करने की जरूरत और स्पीकर सर को भी इस पे कार्यवाही करने की जरूरत है। सीमा जी, अपेक्षाकृत बेहतर हम देख रहे हैं प्रश्नकाल राज्यसभा में चल रहा है, वहां पर उतना व्यवधान नहीं है और डेकोरम जो चाहिए कार्रवाई चलाने के लिए वो वहां बेहतर थोड़ा नजर आता है। देखिए मैडम, हमारी राज्यसभा में भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि पिछले भी सत्र में, इस सत्र में भी बड़े शांति से हमारा सदन चल रहा है। और सदन को चलाने की जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और मेरा अपना मानना है क्वेश्चन आवर और जीरो आवर ये बड़े ही महत्वपूर्ण आवर होते हैं, क्योंकि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के पार्लियामेंट में बोलता है, सवाल पूछता है, तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। और जिस जगह से चुन करके आते हैं वहाँ की जनता भी देख करके खुश होती है कि आज हमारे माननीय सांसद जी ने अमुक मुद्दे को राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उठाया।
विपक्ष क्या करता है कि वो चाहता है कि सरकार की बातें सीधे से आए ना, सरकार को हम बदनाम करें। सरकार को बदनाम करने के लिए वो हो हल्ला करते हैं, लेकिन हमारी सरकार एकदम से जनता के साथ खड़ी रहती है, जनता के हित के लिए काम करती है, देश को सर्वोपरि मानते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा राज्यसभा का जो विपक्ष है उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी, आदरणीय खड़गे साहब कभी कभी कुछ बोलने लग जाते हैं तो उनको रोकना पड़ता है, उन्हीं के पार्टी के लोग रोकते हैं। लेकिन हमारे स्पीकर साहब को मैं बहुत थैंक यू बोलूंगी। स्पीकर साहब ने दोनों पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ में लेकर के तालमेल को बैठा करके बहुत अच्छा सदन की कार्यवाही चल रही है। और मैं समझती हूँ राज्यसभा की कार्यवाही अच्छी चलने से इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। मैं तो लोकसभा में भी यही कहूंगी कि जो लोकसभा के विपक्ष के लोग हैं, लोकसभा के नेताजी हैं, उन सबों से ये कहूंगी कि आप ही का भला होगा, आप लोकसभा को चलने दीजिए। हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात न करें उचित है, लेकिन मन नहीं मानता है। मन इसलिए नहीं मानता है कि लोकसभा में माननीय सभापति महोदय के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाना, ये बातें उनको शोभा नहीं देती। आज वो क्षेत्र की समस्या को लेकर के आए, देश की समस्या को लेकर के आए। हमारे देश पे इतना बड़ा हमारा भारत देश है, भारत देश अपने आप में आगे बढ़ रहा है, निपुणता के साथ बढ़ रहा है, बड़ी मजबूती के साथ बढ़ रहा है। तो हर विपक्ष को ये खुश होने की बात है कि आज हमारा देश खुशहाली की दौर में जा रहा है, आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो हम सब लोग मिलकर के अपने देश के साथ खड़े रहें। ठीक है। मैं राज्यसभा के माध्यम से एक मेंबर होने के नाते जो मैंने देखा है, यही देखा है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बोलता है, अपनी बात को रखता है, तो सरकार का बहुत स्पष्ट जवाब आता है। और सरकार की जवाबदेही भी होती है कि वो मेंबर की बातों को जवाब देना। और जब सरकार का हमारा मंत्री बोलता है, हमारी सरकार बोलती है, तो हमारा पूरा देश वो देखता है कि मंत्री जी का वक्तव्य क्या है। तो ऐसे समय में क्वेश्चन आवर को, जीरो आवर को, किसी भी पार्लियामेंट में एक मिनट के समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये मेरी अपनी खुद की इच्छा है। बिल्कुल। एक बार हम फिर से पवन कुमार शर्मा के पास उच्च सदन राज्यसभा से जुड़ा अपडेट लेंगे। राज्यसभा में अगर हम देखें तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस तो है ही पवन, लेकिन जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी चर्चा हम देख रहे हैं, काफी अच्छी चर्चा हो रही है। कल भी देर तक चर्चा चली उच्च सदन के अंदर। आज कितनी संभावना है कि उस पर जवाब दिया जाए मंत्रालय की तरफ से? प्रीति, अगर उच्च सदन की बात करूं तो शुरुआत जैसा हम सब जानते हैं कि वहां 0 आवर से होती है। मंत्री सबसे पहले पेपर ले करते हैं और उसके बाद जो मुद्दे हैं, करंट मुद्दे हैं, उसको जो है राज्यसभा सांसदों को उठाने का मौका मिलता है। खासतौर पे विपक्ष के सांसद उसको रखते हैं और अच्छा चल रहा है और मुद्दे भी हर रोज उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो 0 आवर वहां पे है। उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण बात उसमें, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं उसमें जो रखी जाती हैं राज्यसभा में, उसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं आज। वो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उसके ऊपर रिपोर्ट है। जो सुभाष बराला जी हैं राज्यसभा सांसद बीजेपी के, वो इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील, आदित्य प्रसाद जी हैं इसके जो चेयरमैन हैं, वो अपनी राज्यसभा सांसद है, वो अपनी ये रिपोर्ट पेश करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और उसके बाद प्रश्नकाल की अगर मैं बात करूं तो जैसा शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्नकाल राज्यसभा में चल रहा है, और आज जो सारे के सारा जो प्रश्नकाल है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि 15 प्रश्न रहते हैं राज्यसभा में प्रीति, अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं ओरल आंसर के लिए, तो उसमें रेलवे से जुड़े हुए 6 प्रश्न हैं आज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी 3 प्रश्न हैं, रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ 1 प्रश्न है। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी का सवाल है कि ट्रेन डिले इंडेक्स कितना है भारत में, क्योंकि भारत में कई बार ट्रेन जो है लेट होती है, बल्कि अगर यूएस की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां तो जापान में तो लगभग अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती है तो उसको डिले माना जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है प्रीति, अगर जापान की बात करूं मैं। पर भारत में कई बार मौसम के कारण और बहुत चीजों के कारण जो है वो डिले हो जाती है ट्रेनें, और कई बार ट्रैक पे ही जो स्टेशन है वहां पे ट्रेन के लिए जगह ही नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म ही खाली नहीं होता, क्योंकि अगली वाली ट्रेन चली नहीं जाती। तो उनका सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है और जो रेल यात्री उनके लिए भी महत्वपूर्ण है समय। तो ट्रेन
डिले इंडेक्स कैसा है भारत का, उनका ये सवाल है, उसके ऊपर वो जवाब मांग रहे हैं। इसके साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जब से चली हैं देश में प्रीति, तो मानस रंजन जी हैं राज्यसभा के सांसद, उनका सवाल है कि भुवनेश्वर और कोरापुट के बीच में जो वंदे भारत की स्लीपर जो ट्रेन है, वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन है, वो कब चलेगी और उसके लिए क्या तैयारियां हैं, कब उसको प्लान है, उसके बारे में जानकारी मांग रहे हैं। लगभग सभी जो राज्यसभा सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में भी वंदे भारत जो ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन है, वो चले, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेन है। और हम अगर सोशल मीडिया के थ्रू और वीडियो देखें तो बहुत एयरप्लेन की तरह, हवाई यात्रा की तरह उसमें सुविधाएं मौजूद हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज है वहां यात्रियों के लिए। तो सभी सांसदों की मांग है कि उनके क्षेत्र में भी ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चले। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सांसद है, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन जी, उनका सवाल है स्टेटस ऑफ रेल प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश में। रेलवे को पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश और वहां पे ट्रेन ट्रैक्स ज्यादा बने नहीं है प्रीति, बहुत सारी रेल मंत्रालय के सामने पेंडिंग है मांगे कि रेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए, ट्रैक्स बढ़ाया जाए, तो उनका स्टेटस पूछ रहे हैं। तो सारा जो लगभग सवाल है वो रेलवे से जुड़े हुए ज्यादा सवाल है अगर मैं राज्यसभा की बात करूं। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि आज प्राइवेट मेंबर बिल है राज्यसभा में, तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत सारे बिल हैं प्रीति इसमें, क्योंकि 2 से 4:30 बजे का टाइम रहता है प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए राज्यसभा में। 32 बिल इंट्रोडक्शन के लिए हैं प्रीति उसमें, और एक बिल जो है, एक सांसद अपना बिल विड्रॉ भी करना चाहते हैं तो एक बिल विड्रॉ का भी उसमें लिस्टेड है। और उसके साथ ही लगभग 6 बिल्स ऐसे हैं जो डिस्कशन के लिए जो लिस्टेड है वहां पे। तो ये क्योंकि समय से अच्छा राज्यसभा का जो है अब तक का जो कार्यवाही चल रही है, तो उम्मीद है कि आज भी चर्चा होगी। और इसके साथ ही क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट जो चर्चा चल रही है प्रीति, मिनिस्ट्री वार जो है राज्यसभा में चर्चा होती है एक मिनिस्ट्री की, तो रूरल डेवलपमेंट पे चर्चा हो रही है। ग्रामीण विकास, क्योंकि गांव का विकास है, भारत गांव का देश है, वहां पे रोड सुविधाएं बढ़े, उसके लिए सभी एलोकेशन मांगते हैं। राज्यसभा सांसद भी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में, उनका जो प्रदेश है वहां पे जो है उनके लिए उनकी तरफ से मांग भी रखी जाती है, मुद्दे भी रखे जाते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड में जाते हैं और उसके बाद सरकार उसके ऊपर गंभीरता से विचार करती है, बजट का एलोकेशन होता है। तो ये चर्चा भी आज जो है जारी रहेगी राज्यसभा में। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीमा जी, राज्यसभा की जब हम बात करें, जैसे हमने अपडेट भी दिया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी जो चर्चा हो रही है कामकाज पर, वो हमने देखा कल भी काफी देर तक चली। आज संभावना है कि उस पर सरकार की ओर से जवाब भी आएगा। तो ये जो पूरी चर्चा हुई है, इसे आप कैसे देख रही हैं? तमाम रोजगार योजनाएं, ग्रामीण सड़क, आवास योजना से लेकर हर पहलू को छुआ गया इस चर्चा के दौरान। रूरल डेवलपमेंट पे चर्चा बहुत सार्थक हुई है। हमारे माननीय मंत्री जी जो खुद बहुत विद्वान हैं, जिनको जमीन का लेवल पता है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चर्चा को बड़े मन से सुना है। पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने अपना पक्ष रखा है। कल मैंने भी अपना पक्ष रखा था। जहां तक बात है ग्रामीण मंत्रालय की बात करें, ग्रामीण सड़कों की बात करें, शौचालय की बात करें, तो मैं तो ये कहूंगी कि जो पिछला समय था 2016 के पहले का जो ग्रामीण भारत था वो कुछ और था। 2016 के बाद का जो ग्रामीण भारत है उसकी दृश्य एकदम से बदल गया है। हमको याद है पहले गांव में, आपको याद होगा कि जब 95-96 की बात है, गांव में कोई भी फोन नहीं थे। प्रमोद महाजन जी जब मिनिस्टर बने, हमको याद है उस समय मैं मेंबर ऑफ सदन थी, मैं विधायक थी उस समय। तो पहले ये हुआ कि गांव में जो प्रधान होगा उसके यहाँ एक लैंडलाइन का फोन लगेगा। तो मेरे गांव में भी 98 में एक गांव में फोन लगा और हर व्यक्ति गांव में फोन सुनने के लिए आता था, नंबर लगता था कि आज मेरा फोन आएगा, आज मेरा फोन आएगा। लेकिन आज ग्रामीण स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि हर घर में फोन है, हर घर में शौचालय है, हर घर में रोड है, हर घर में नाले हैं, पुलियां हैं, बिजली है, पानी है, हर घर जल से नल है, नल से जल है। गांव में जिस तरह से हमारी सरकार ने फोकस किया है, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि आज महिलाएं भी बहुत जागरूक होकर के वो भी कुछ करना चाहती हैं। और समूह के माध्यम से हमारी महिलाओं ने, सरकार ने बहुत अच्छा खासा धन का प्रबंध किया हुआ है। महिलाएं अपना समूह बना करके उसके मार्फत अपना सामान बनाना, बेचना, दूसरे जिलों में भेजना, दूसरे प्रदेशों में भेजना, इन सारी बातों को करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा सहयोग दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी गांव ऐसा नहीं है,
एक दो गांव कोई विवाद में छूट गया हो तो नहीं कर सकती। अब कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो गांव मुख्य मार्ग से जुड़ा ना हो। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार ने गांव में हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। आज गांव का परिदृश्य बदला हुआ है। आज गांव गांव नहीं रह गया। जैसा कि कहते थे ना हम पहले कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, एकदम सही है। आज भारत की आत्मा गांव में बसी है। हमारे गांव में पोखरे बन गए, नाले बन गए, ताल तलैया बन गए, नदियों का संरक्षण, जल का संरक्षण, कुएं का संरक्षण, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भारत। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने ग्रामीण विभाग पर बहुत तगड़ा अपना फोकस किया है और हम बहुत तेजी के साथ हमारा गांव सुदृढ़ होकर के, साफ सुथरा होकर के, अपने पैरों पर स्वावलंबी होकर के खड़ा हुआ है। बिल्कुल। रोडमल नागर जी, जो तमाम अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होती है, जैसे हमने कहा कि अभी हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज की बात करें तो 10 मार्च से इस पर चर्चा चल रही है और जो बुनियादी ढांचा है ग्रामीण, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात है, रोजगार पर बात है, अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है जमीनी स्तर पर, तमाम पहलू हैं जो निकल कर आ रहे हैं। तो अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ग्रामीण विकास को ही ले लें हम, कुल मिलाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 में अपना देश दुनिया में सबसे ताकतवर देश होगा। अब देश को ताकतवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या दिल्ली, बंबई, नागपुर, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई ये अगर ताकतवर हो जाएंगे तो क्या देश सक्षम हो जाएगा? देश ताकतवर हो जाएगा? नहीं। अगर देश को ताकतवर बनाना है, देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है, तो गांव, गली और वहां के जो चौराहे हैं उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसलिए सरकार का संकल्प है ग्रामोदय से भारत उदय। जब ग्राम का उदय होगा तो भारत का उदय अपने आप होगा। अंत्योदय, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति, जो घर का नहीं, परिवार का नहीं, व्यक्ति का विचार करते हुए हर व्यक्ति के हाथ में हुनर कैसे हो, काम कैसे हो, जो गरीब महिलाएं हैं उनको कैसे हुनर मिले, जो हमारे युवा हैं उनको कैसे हुनर मिले, जो किसान हैं, जो मजदूर है वो कैसे काम पे लगे, इसका विचार करते हुए हर घर में शौचालय हो, हर घर में पीने का पानी हो, वो भी शुद्ध नल से जल हो, हर घर में गैस का, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो, उसके घर पर पक्की छत हो, गांव तक पहुंचने की सड़क हो, और आजीविका चलाने के लिए उसके पास में साधन और संसाधन हो। और इसकी व्यवस्था सरकार ने की है, बहुत बारीकी से की है। और आज हम देखें 2014 के बाद का भारत देखें और आज का भारत देखें, आज क्या स्थिति है। मैं तो कई बार गांव में कहता हूं, जब गांव की सभाएं होती है, गांव की मजबूती, गांव की संपन्नता, देश की संपन्नता, गांव का मजबूत होना, देश का मजबूत होना। एक गांव में जब हम बैठते थे, छोटी छोटी सभाएं होती थी, हमारे सांसदगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हम जाते थे 10 साल 15 साल पहले, तो जो लोग इकट्ठे होते थे, सबके अधिकांश लोग, आधे से ज्यादा लोगों के जो कपड़े थे उसमें सुई के टांके लगे हुए होते थे, फटे हुए रहते थे। आज स्थिति यह हुई है, इतना परिवर्तन हुआ है कि जितने युवा पीढ़ी है वो फटे हुए कपड़े कोई नहीं पहनता, कपड़े फाड़ फाड़ करके पहन रहे हैं। इतनी मजबूती आई है। साइकिलें दिखती थी, साइकिलें भी यदा कदा दिखती थी। आज साइकिलें तो ठीक, हर घर में, हर मजदूर के पास मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, हर गांव में रखने की जगह नहीं है, ऐसी व्यवस्था हो गई है। चाक चौबंद हो गए, प्रधानमंत्री सड़क हो गई है, कृषि सिंचाई हो गई है। और रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए 15 करोड़ बहनों को रोजगार के अवसर दिए हैं। वो लखपति दीदी, ड्रोन लखपति दीदी, ये सारे काम सरकार कर रही है। अंत्योदय से लेकर के ग्रामोदय से लेकर के भारत उदय के लिए ग्रामीण विकास विभाग मजबूती से काम कर रहा है। ठीक है। उमेश भाई जी, इस पर आप क्या कहेंगे? मंत्रालय वार जो चर्चाएं हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर हमने लंबी चर्चा राज्यसभा में सुनी है। नीतियों की समीक्षा संसद में होना, प्रभावी कितनी रही है ये जानना समझना, ये कितना महत्वपूर्ण अवसर होता है? एक्चुअल में सार्थक चर्चा हमेशा कुछ ना कुछ निष्कर्ष लाती है और जमीनी स्तर पर उसका
परिणाम भी दिखता है। मंत्रालयों की जो योजनाओं का यहाँ पर विश्लेषण होता है, चर्चा होता है, वो केवल सदन में ही जानकारी नहीं पहुंचाता, वो पूरे भारत के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक वो जानकारी पहुंचती है। यहाँ सदन जो है, ये जो योजनाएं बनाती है, योजनाओं का फायदा किसको पहुंचना चाहिए, तो भारत के हर एक व्यक्ति तक ये योजनाओं की जानकारी पहुंचे और उसका लाभ वो उठाए और लाभान्वित हो, वही सरकार का लक्ष्य होता है। पर आमतौर पर हम देखते हैं कि योजनाएं सरकार बनाती है, पर वो इम्प्लीमेंटेशन में वहां कहीं ना कहीं खो जाती है। तो सार्थक चर्चा, विस्तारवार चर्चा पार्लियामेंट में होना और हर एक मंत्रालय की चर्चा होना बहुत जरूरी है, ताकि सार्थक चर्चा से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों उस पर सार्थक चर्चा करें। काफी बार सत्ता पक्ष अपनी बातें कहती है, अच्छी योजनाएं बनाती है, मगर त्रुटियां रहती है। तो त्रुटियों पर अगर विपक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखे तो उससे सार्थक चर्चा से लोगों में अवेयरनेस भी आएगी और वो लाभार्थी भी उस योजनाओं का बेनिफिट लेगा। भारत का या पूरे विश्व का उद्धार तभी होगा जब हर एक व्यक्ति का विकास होगा। और हमारी सरकार की भी मंशा यह है कि भारत के अंतिम छोर पे खड़ा अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जाए और वो लाभान्वित हो, तभी जाके देश विकसित देश बन सकता है। और विकसित देश बनने के लिए हर एक का योगदान भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं तो ग्रामीण विस्तारों में आज पलायन, बेरोजगारी के चलते शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। अभी भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार 24 घंटा इन बातों को लेकर काम कर रही है, पर काफी सारी बातों को लेकर अभी भी काम करने की जरूरत है। उसके लिए हमारे सदन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए, सदन के बाहर बैठे हर एक व्यक्ति को भी योगदान देना चाहिए, ताकि हम डेवलप कंट्री की तरह बने और जो विकसित बनने की ही नहीं बात, हम विकसित बन के दिखाए। तो इसके लिए सदन में चर्चा जो होती है, सार्थक चर्चा होती है, बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। एक छोटा छोटा कमेंट, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस का दिन है। सीमा जी, हम जानते हैं कि बहुत कम संख्या में ऐसा हुआ है, कभी कभी ही कानून बन पाते हैं। अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल लाता है तो सरकार उसे अपनी तरफ से बिल बनाकर पेश करती है, कानून बनता है। ट्रांसजेंडर को लेकर हमने देखा जो कानून बनता दिखा है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिजनेस के माध्यम से नीतिगत मुद्दों पर चर्चा का शुरू होना और जो प्रस्ताव सदन में रखे जाते हैं, आप क्या मानते हैं कि ये सांसदों के लिए भी कितना बड़ा टूल होता है? और उत्साह कम नहीं है सांसदों में, बड़ी बड़ी संख्या में हमने देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दिन बिल्स आते हैं प्राइवेट मेंबर की तरफ से। देखिए, जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज हमारी राज्यसभा में 32 विधेयक पास होने हैं, 1 विधेयक वापस होने हैं और 6 पे चर्चा होनी है। ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई सांसद अपना प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आता है तो बहुत सोच समझ के लाता है, लेकिन देखना यह है कि जो हम प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आ रहे हैं उससे देश का फायदा है, समाज का फायदा है, व्यक्ति का फायदा है, कि हम खाली अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए हैं। इन बातों पर गौर करने की जरूरत होती है। बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जो अच्छे सामयिक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आते हैं और चर्चा भी उस पर होती है। तो हमारा तो यही अपना कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आता है, वो समाज के लिए उपयोगी है, देश के लिए उपयोगी है, व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, तो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। और हमारी सरकार जो है हर अच्छी चीजों को आत्मसात करती है, हमारी सरकार हर अच्छाइयों को चुनती है और हमारी सरकार हर अच्छाइयों को चुन करके उस पर सकारात्मक निर्णय लेने का काम करती है। आज हमारे पार्लियामेंट में बहस होगी, प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाएंगे, चर्चा होगी और अब देखना है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल जो ले करके आए हैं वो दिखाने के लिए लेके आए हैं कि फायदे के लिए लेकर के आए हैं कि उस समाज में उसका कुछ लाभ हो उसको लेकर के आए हैं। लेकिन ये सही है, एक सांसद जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आता है तो बड़ी मजबूती के साथ लेकर के आता है और बहुत तैयारी के साथ लेकर के आता है, क्योंकि उस पर भी उतनी ही चर्चा होती है जितनी किसी सरकार की किसी अन्य विधेयक पर या सरकार के किसी एजेंडे पर चर्चा होती है, उतनी चर्चा उस पर भी होती है। बिल्कुल। रोडमल नागर जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आप मानते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर बिजनेस डे है वो संसदीय प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और ये दिन, आज का दिन माननीय सांसदों का दिन है। प्रत्येक सांसद को मिलाकर के सारा देश का प्रतिनिधित्व होता है और सांसद अपने अपने क्षेत्र में जो जो विसंगतियां देखता है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता देखता है, जिन जिन चीजों का परिवर्तन लाना चाहता है, जो जो कानून के दायरे में आए
उस विषय को उसको ध्यान में आता है वो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में सदन में ला करके रखता है। अब आपने कहा कि बहुत जरूरी नहीं है, बहुत कम आए हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये निरर्थक है ऐसा नहीं है। जब सांसद प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आता है तो उसमें एक पहलू होता है, एक क्षेत्र, एक दृष्टि होती है, तो उसको आधार बना करके सरकार के भी, संबंधित विभाग के भी ये बातें ध्यान में आती है और इसका समावेश वो अन्य प्रकार के जब भी बिल आते हैं, विधेयक आते हैं, तो उसमें भी उसका समावेश किया जाता है। और प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से क्षेत्र की समस्याएं, वहां की मूलभूत आवश्यकताएं, ये जो सांसद लेकर के आता है इससे सारे देश की समस्या सदन में ध्यान में आती है और सांसदों का अपना अभिमत भी वहां पर दिखाई देता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही मकसद, यही उद्देश्य, यही सोच रही होगी उमेश भाई जी, इसीलिए एक अलग दिन नियत किया गया प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए पूरे हफ्ते में लेकर। तो कितना बड़ा अवसर आप इसे मान रहे हैं कि हर सांसद भी नीति से जुड़े? एक्चुअली में बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी अपने 5 बिल इस बार मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें से 3 पे चर्चा हो रही है। मैंने एक बिल लाया था कि पीजी की फीस हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो दिल्ली की सरकारी मेडिकल कॉलेज की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई पीजी की फीस को नॉर्मलाइज किया जाए, सरकारी की तरफ से किया जाए, क्योंकि हमारा डीएनएच जो है वो आदिवासी बहुल है। अगर वो 25 लाख 15 लाख से ऊपर की फीस रखेंगे तो पीजी कर ही नहीं पाएगा गरीब। वो बिल है। एक हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पर, जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जाता है, उनको फिक्स नहीं किया जा रहा है, और सरकारी पदों पर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते करते रिटायर हो जाते हैं। तो मैं उनको फिक्स कराने की गारंटी पे, जैसे कि हम देखते हैं कि सरपंच हो या सांसद हो, जो 6 महीने में वो पद रिक्त होता है तो उसको भरना अनिवार्य होता है, तो वो सरकारी जॉब भी 6 महीने के अंदर उसकी भरी जानी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पर काम करता है उसको सरकारी जो परमानेंट है उसकी सैलरी नहीं मिलती, उसको कम मिलती है। और आज आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो आउटसोर्सिंग प्रथा को भी बंद किया जाए और ये युवाओं को रोजगार मिले और उनको सेफ्टी मिले, लाइफ की सेफ्टी, वो मैं ला रहा हूँ। एक साथ में सदन के लिए ला रहा हूँ कि भाई सदन में जो ये गतिविधियां है, शून्यकाल और प्रश्नकाल है, जो बाधित होते हैं उसको ना किया जाए। अगर सदन में अगर वो सारे अमेंडमेंट करने की जरूरत है आज, क्योंकि वो बिना बात के एक ही बात को लेकर सदन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो अगर ऐसी है तो सदन में कार्यवाही के लिए स्पीकर को और पावर्स दिए जाए, और खर्चा जो है अगर तो सदन के खर्चा हो रहा है तो सैलरी काटी जाए, और पेंशन भी, अगर सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रहा है तो फिर ये सांसदों को भी पेंशन क्यों मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातों को मैं लेके आ रहा हूँ। साथ में फिशरमैनों की प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, तो फिशरमैन के लेके मैं आ रहा हूँ। और हम सब देख रहे हैं कि पॉल्यूशन, आज पॉल्यूशन की व्यापकता कितनी बढ़ गई, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा हमारे यहाँ है। तो वो सारी बातों को लेकर मैं ये 5 बिल ला रहा हूँ, 3 पे चर्चा हो रही है। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर होता है और बहुत बड़ी एक टूल्स है जिसको हम इस्तेमाल करके हमारी बातों को भी हम लाके कर सके। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बिल, प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम पास होते हैं, उस पर सरकार सोचे, और जो विपक्ष में है और सत्ता में है वो भी इसको गौर करे। और सत्ता पक्ष ऐसा ना सोचे कि कोई बिल लाके सरकार के सामने खड़ा हुआ है, और उनको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार से कोई बातें छूट जाती है, तो उस माध्यम से प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से वो मेंबर उस बात को अवगत कराना चाहता है, सरकार के संज्ञान में लाना चाहता है। तो उन बिलों के ऊपर भी सार्थक चर्चा हो और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको कानून प्राप्त दिया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, और क्योंकि संसद की कार्रवाई शुरू होनी है, आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, आप लोग को हिस्सा लेने जाना है। उमेश भाई आपका, रोडमल नागर जी आपका, सीमा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत तमाम अहम प्रश्नों से होगी। अलग अलग मंत्रालय हैं जिनसे संबंधित तारांकित प्रश्न पूछे जाने हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सांसद नीलेश ज्ञानदेव लंके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार का विचार देश में एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर परिचर्या नीति कार्यान्वित करने का है। अगर हाँ तो इससे जुड़ा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। पूछा है कि वर्तमान में केवल 30% जिलों की ही व्यापक कैंसर केंद्रों तक पहुंच होने के क्या कारण है और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर
लता वानखेड़े महिला और बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगी कि मध्य प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं, कितने लाभार्थी इनके दायरे में आते हैं, राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर अवसंरचना और स्मार्ट अधिगम सहायता वाली सक्षम आंगनबाड़ियों के रूप में उन्नत किए जाने की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पूर्व से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद संजय दिना पाटिल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार ने मुंबई में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों की प्रतिपूर्ति में होने वाले लगातार विलंब, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों में सेवाएं बाधित हो रही हैं और इन अस्पतालों द्वारा लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने से मना किया जा रहा है या उनका उपचार स्थगित किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की है। बिहार के काराकाट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के सांसद राजा राम सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि एचआईवी एड्स, साथ ही क्षय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, मलेरिया, अन्य वेक्टर जनित रोगों जैसे प्रमुख संचारी गैर संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए देश भर में वर्तमान में कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद एडवोकेट प्रिया सरोज पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री से पूछेंगी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले गंगा नदी के किनारे किनारे विशेषकर तलछट संतुलन, नदी तट स्थिरता और जलीय जैव विविधता के संबंध में तलकर्षण संबंधी कार्यकलापों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आकलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट विधि और न्याय मंत्री से पूछेंगे कि देश में के न्यायालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किए जाने की स्थिति क्या है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर से कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु के एन्नोर, कटुपल्ली, चेन्नई तटीय क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित पत्तन विस्तार और अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है। साथ ही कर्नाटक के चिकबलपुर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर के सुधाकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे क्या सरकार के पास आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति और सृजित की गई आभा आईडी की संख्या और क्योंझर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित ओडिशा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले, पलनाडु जिले सहित आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के पालघर जिले और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले सहित देश भर में नैदानिक सेवाओं में इन आभा आईडी का उपयोग बढ़ाने के लिए किए गए उपायों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से जनसेना के सांसद बालाशौरी वल्लभनेनी रसायन और उर्वरक मंत्री से सवाल करेंगे कि 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से बल्क ड्रग पार्क अनुमोदित किए गए थे, अगर हां तो ब्यौरा क्या है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल विदेश मंत्री से पूछेंगे पड़ोसी देशों संबंधी नीति से संबंधित सामरिक चुनौतियों से जुड़ा सवाल वो करेंगे। क्या सरकार ने मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन और उभरती हुई जन भावनाओं के दृष्टिगत पड़ोसी देशों में भारत के सामरिक प्रभाव का आकलन किया है। राजस्थान के चूरू से कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वा महिला और बाल विकास मंत्री से गंभीर तीव्र कुपोषण की अवस्था से जुड़ा सवाल करेंगे। इसके अलावा ओडिशा के केंद्रपाड़ा से बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा विदेश मंत्री से भारत रूस आर्थिक संबंधों से संबंधित सवाल करेंगे। केरल के कन्नूर से कांग्रेस के सांसद के सुधाकरन महिला और बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि जनवरी 2026 में गुमशुदा बच्चों के वास्तविक समय के आंकड़ों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल, जिसमें ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया सहित क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के एकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है। तेलंगाना के चिविल्ला से बीजेपी के सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। आज की स्थिति के अनुसार तेलंगाना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिलावार कितने अस्पताल सूचीबद्ध हैं। तेलंगाना के प्रत्येक जिले में सूचीबद्ध सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के नाम और श्रेणियां क्या हैं।
महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे क्या पीएम एबीएचआईएम के अंतर्गत 64,180 करोड़ रुपए की राशि के परिव्यय से जिला स्तर पर देश की नैदानिक और सघन परिचर्या क्षमताओं में बड़ा बदलाव आया है। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में मेरे साथ इतना ही। कुछ ही देर में ठीक 11 बजे से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी। सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।